फ्रेंड्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के लिए मैं दूसरी यूनिट शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम पहला लेसन पढ़ेंगे। वो है सरल रेखीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या सिंपल लीनियर मोशन, हम इसको कहेंगे। तो बच्चों, इस जो ये हमारा जो लेसन है, आप देख रहे होंगे 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सिंपल, सरल, लाइन, लीनियर रेखीय और गति, मोशन। तो सरल रेखीय जो गति होती है, इसको हम पढ़ रहे हैं शुद्ध गतिकी के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। अब ये जो काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स किसकी? भौतिक विज्ञान की जो शाखा है, यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंदर हम पढ़ते हैं निम्न वेगों वाली जो व्यवस्थित जो वस्तुएं होती हैं, उनका अध्ययन हम जिस शाखा के अंदर करते हैं भौतिक विज्ञान की, वो कहलाती है यांत्रिकी। मतलब निम्न वेगों से व्यवस्थित जो भी वस्तुएं होती हैं, उन वेगों का जो हम अध्ययन करते हैं, उन निम्न वेगों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं, वो कहलाती है भौतिक विज्ञान की, वो शाखा है यांत्रिकी। ठीक है। तो जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। यांत्रिकी के अंदर हम 3 वर्गों में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, इसको बोलेंगे स्थैतिकी, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। दूसरा जो है हमारा हो जाएगा शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। ठीक है। और तृतीय हो जाएगा हमारा डायनामिक्स, गतिकी या डायनामिक्स। तो बच्चों, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो है यांत्रिकी के अंदर मैंने कहा कि जो निम्न वेग की जो वस्तुएं होती हैं, उनका अध्ययन जिस शाखा के अंदर भौतिक विज्ञान की जो शाखा कहलाती है, वो कहलाती है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के अंदर हम यांत्रिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है स्थैतिकी, मतलब विरामा अवस्था में जो वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। विरामा अवस्था में जो वस्तुएं होंगी, उनका अध्ययन जिस शाखा के अंदर करेंगे, वो कहलाएगा आपका स्थैतिकी। ठीक है। दूसरा है आपका शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स के अंदर हम वस्तुओं की गतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की गतियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उनका क्या कारण है, किसके कारण वो गतियां उत्पन्न होती हैं, उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। हम करते हैं केवल प्रकृति में व्यवस्थित वस्तुओं की जो गतियां होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तीसरा है गतिकी मीन्स डायनेमिक्स के अंदर हम जो है संपूर्ण वस्तुओं की गतियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसके गतियों का कारणों का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तुओं की क्या है, गतियां, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उनकी गतियों को हम देखते हैं। ठीक है। हम ये जो है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको देखते हैं, है ना। किस प्रकार से जो है रेलगाड़ियां चल रही हैं, किस प्रकार से पक्षियां उड़ रही हैं, किस प्रकार से वायुयान चल रहे हैं, किस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर ले रही है, या किस प्रकार से पदार्थ का जो मूल कण है, परमाणु के अंदर जो मूल कण है, परमाणु के जो मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किस तरीके से उनकी गतियां हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार से गति होती है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो गतियां हैं, उन गतियों का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, इस शुद्ध काइनेमेटिक्स के अंदर विभिन्न प्रकार की गतियों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इन गतियों का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको एक निर्देश तंत्र की बात करता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र, जिसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब निर्देश तंत्र। किसी भी वस्तु की, किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं
किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिस बिंदु से हम वस्तु की स्थिति को प्रकट करते हैं वहां पे हम जो है तीन एक दूसरे के लंबवत तीन अक्षों का जो समुच्चय होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम जिस बिंदु का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। सपोज हमने बच्चों हाई स्कूल में हमने द्विविमीय गति पढ़ी थी, मतलब हमने कार्तीय तल के अंदर हमने पढ़ा था एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ा था। ये हमने जो मूल बिंदु है ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये हमने कार्तीय तल के अंदर जो है हाई स्कूल में ये दो गतियों के बारे में हमने पढ़ा, द्विविमीय जो गतियां होती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जो है निर्देश तंत्र में तीन तंत्रों की बात करेंगे। तीन अक्षों का जो समुच्चय है और वो परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। यदि वो मूल बिंदु हमारा ओ है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार की जो तीन अक्षों का जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत जो है समुच्चय है तीन अक्षों का, वो कहलाएगा निर्देश तंत्र। तो यहां से हम जो है क्या कर सकते हैं, यहां से हम वस्तुओं की स्थिति के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यदि वस्तु एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष में जो है वो क्या कहलाएगी, एक बीम। यदि एक अक्ष के अंदर वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो वो एक कहलाएगा एक बीमीय गति। वाई अक्ष में गति कर रही है तो द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक है। और इस निर्देश तंत्र में हमारे पास यदि हम बात करें तो दो प्रकार के निर्देश तंत्र हैं। एक तो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा है इसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और ये हो जाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। ये हो जाएगा आपको जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह कहलाएगा जो गति के न्यूटन के गति के नियमों का पालन करता है। अर्थात जिस तंत्र पर जब कोई वस्तु जो है जो क्या कर रही है, न्यूटन के गति के नियमों का पालन कर रही है, वो तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्वीय तंत्र कहलाएगा। और उस पर जो बाह्य बल, नेट बाह्य बल होगा, वहां पे कार्य करने वाला बाह्य बल होगा, वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है तो वहां पर जो हम अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे, निर्देश, वो किस तंत्र में अध्ययन करेंगे, उसका जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर कि माना सपोज जहां पे जो है जो सरल रेखीय गतियां होती हैं या विरामावस्था में जो गतियां होती हैं, इस प्रकार का जहां हम अध्ययन करेंगे। और या हम कह सकते हैं बच्चों कि भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने मूल नियम हैं वो सब जो है किसके, जड़त्वीय तंत्र के अंदर हम उनका क्या करते हैं, जड़त्वीय तंत्र के अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पृथ्वी से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तुओं की गतियां हैं, वे सब हम किसके अंदर करते हैं, निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर करते हैं। और दूसरा है अजड़त्वीय, नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ वर्क। नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ वर्क मीन्स जिसमें हम किसी भी कण की त्वरित गति, किसी गतिमान पिंड में जब त्वरित गति से क्या हो रही है, पिंड गतिमान हो रही है, तो वहां पर जो है जिस निर्देश तंत्र का हम अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जब कोई कार वृत्ताकार पथ में मोड़ कर घूम रही है, मुड़ रही है, तो वहां पर उस कार पर जो संबद्ध फ्रेम होगा, निर्देश तंत्र होगा, वो होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम महसूस करते हैं कि जब कोई कार वृत्ताकार पथ में मुड़ रही है, तो मुड़ते समय उसमें बैठा जो व्यक्ति होता है वो बाहर की ओर क्या होता है, उस पर एक शैडो फोर्स काम करता है। इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय फोर्स बल के नाम से हम क्या इसको जानते हैं। अर्थात जब हम मोड़ों पर जब कोई जो है मोड़ों पर कोई कार मुड़ रही हो, तो मुड़ने के पश्चात जो है उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो उस पर एक बाहर की ओर एक बल काम करता है। और वो बल जो है वो फ्रेम क्या है,
वो अजड़पीय फ्रेम, मतलब वहां पर एक पथ के बाहर, मतलब कार इस प्रकार से घूम रही है लेकिन इसमें बैठा व्यक्ति को बाहर की ओर वो झुक रहा है। तो ये जो है एक शैडो फोर्स से एक जो है बल काम कर रहा है यहाँ पे, और यही जो है जड़त्वीय बल है। इस प्रकार का जो गतियां होती हैं ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बच्चों मेरा बोलने का मतलब ये था कि निर्देश फ्रेम ऑफ किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो है निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, और उस निर्देश तंत्र के ही द्वारा हम गतियों की, मतलब वस्तु की स्थिति के बारे में एक जो है वास्तविक स्थिति का उसका पता कर सकते हैं। तो बच्चों जो गतियां हैं, गतियों के गति के प्रकार, गति के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं जैसे नंबर 1 सरल रेखीय गतियों के जो प्रकार है, एक विमीय गति, एक विमीय वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, तीसरा हो गया त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इस वे वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक विमीय गति वह गति कहलाती है जिसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। हमने कहा कि निर्देश बिंदु मतलब निर्देश तंत्र, मतलब किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, और हमारे पास जो है 3 अक्षों का जो एक दूसरे के लंबवत जो समुच्चय है, एक्स, वाई और जेड, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वस्तु की ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो मतलब एक विमीय गति मतलब जिसमें हमें वस्तु को समय के साथ उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता पड़ रही है, एक अक्ष की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक विमीय गति कहलाती है। माना सपोज एक्स अक्ष में वस्तु चल रही है, तो इस तरीके से समय के साथ उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है एक अक्ष में, या यदि वाई अक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो इस तरीके से, यदि जेड अक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो इस तरीके से, ठीक है। कि जब किसी वस्तु को कि समय के साथ उसमें एक अक्ष में स्थिति में परिवर्तित हो रहा है तो वो कहलाएगा एक विमीय गति। द्विविमीय गति, एक विमीय गति का जो उदाहरण हो सकता है वो हो सकता है कि यदि हम सरल रेखा में चल रहे हैं तो सरल रेखा में, या कोई ट्रेन जो है, कोई वाहन चल रहा है सरल रेखा में, तो उस तरीके, या तो हम ऊर्ध्वाधर किसी वस्तु को नीचे को फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर हम किसी वस्तु को नीचे को फेंक रहे हैं तो वो सरल रेखीय गति है, ठीक है। यदि हम सीधे सड़क पर चल रहे हैं तो वो भी क्या है, सरल रेखीय गति है, ठीक है। तो या मशीन चला रहे हैं, मशीन की सुई जो है सीधे चल रही है वो सरल रेखीय गति है। इस तरीके से काफी सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है, दूसरा है द्विविमीय गति, मतलब जिसमें जो है 2 विमाओं की आवश्यकता होगी। इस पर मतलब जिस गति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, 2 विमाओं की आवश्यकता होगी, मतलब एक्स और वाई, एक्स जेड, एक्स वाई, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, जिसमें जो है 2, जिसमें हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, 2 विमाओं की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की गतियों को हम, जिसमें जो है इसमें केवल एक्स अक्ष की आवश्यकता थी, इसमें जो है 2 अक्ष एक्स वाई, ठीक है, अक्ष एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो गति का उदाहरण हम देंगे, जैसे कि कोई जो है सीधी रोड है और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है कोई गाड़ी चल रही है, इस रोड पे, सीधी रोड पे जो है गाड़ी चल रही है, तो ये एक दूसरे के समांतर होगी तो ये समतल हो जाएगा। या हम कैरम की गोट, हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, जब कैरम की गोट हम खेलें तो जो कैरम की गोट फिसल रही है, कैरम की गोट जब कैरम बोर्ड पर फिसल रही है, यहाँ से उसकी स्थिति इस तरीके से आई, जो फिसल रही है वो क्या होगी, द्विविमीय गति होगी। यदि हम पेन से लिख रहे हैं, इस पेन से लिख रहे हैं, यदि हमने पेन को नहीं उठाया तो नहीं उठाने पर ये भी कौन सी गति कहलाएगी, यदि हम पेन है ये और पेन को हम उठा नहीं रहे बल्कि इस तरीके से, ये भी द्विविमीय गति होगी। यदि हमने उठा दिया, पेन को उठा दिया तो द्विविमीय गति नहीं होगी। इसी तरीके से क्रिकेट के मैदान पर खेलता हुआ जो व्यक्ति है, यदि हम क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट मैदान पर खेलने वाले व्यक्ति की गति भी क्या हो जाएगी, वो द्विविमीय गति है। इस तरीके से बच्चों ये कहलाएगी द्विविमीय गति का उदाहरण है। तीसरा हमारे पास जो है, तीसरी गति है त्रिविमीय गति।
तीसरी गति क्या हो जाएगी हमारे पास त्रिविमीय, मतलब जिसके लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता हो रही है। इस वैसे त्रिविमीय गति वह गति है जिसमें हमें किसकी आवश्यकता हो रही है, 3 विमाओं की आवश्यकता हो रही है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की आवश्यकता हो रही है। तो इस प्रकार की गति को हम कहेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जिसमें तीनों का प्रयोग हो रहा है। वह गति जिसमें तीनों विमाओं का प्रयोग हो रहा है वो कहलाएगा आपका त्रिविमीय गति। और त्रिविमीय गति जैसे मुक्त आकाश में पक्षी चल रही है, वायुयान चल रहा है, तो ये गति क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी, जिसमें हमें 3 अक्षों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है क्या है, गतियों के प्रकार हैं। ठीक है, अब जो गतियां हैं इस गति में हमें, मैं मूल चीज आपको बता रहा हूं, एक विरामावस्था है, विरामा अवस्था, और दूसरा है गति अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। विराम अवस्था और गति अवस्था। विराम अवस्था क्या होगी कि वह वस्तु जिसमें समय के साथ उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको कहेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि विराम अवस्था के लिए माना सपोज कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई मकान है, ठीक है, इसको कैसे समझाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये 2 किलोमीटर पे एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे जो है दूसरा मकान है और यहाँ पे क्या है तीसरा मकान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप 2 किलोमीटर में यदि ये कोई मकान है, इसके बगल पे जो है एक पोल है, ये क्या है पोल, इसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। माना सपोज ये है 3 किलोमीटर यहाँ पे जो मकान है, और यहाँ अगला मकान है यहाँ पे है 4 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। तो बच्चों हमारा बोलने का मतलब है कि जब किसी वस्तु के सापेक्ष, मतलब इस मकान के सापेक्ष ये जो पोल है या ये मकान है, 2 किलोमीटर पे ये मकान है, ये है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब यदि हम इसको आज देख रहे हैं, यदि हम इसको कल देखेंगे तो कल भी इसकी स्थिति क्या होगी, यही होगी। मतलब वो जो पोल है वो पोल इस मकान से 2 किलोमीटर में ही रहेगा, ये जो है ये मकान है वो 3 किलोमीटर में रहेगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम कहें, इस प्रकार जो इसको कहेंगे विरामावस्था, मतलब जब कोई समय के साथ साथ किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाएगा विरामावस्था। अब ठीक इसके अपोजिट हम क्या कहेंगे, गति अवस्था। यदि हमारे जो है क्या हो जाएगी, गति अवस्था में की बात करें तो गति अवस्था में यदि कोई कार यहाँ पे हो गई इस बिंदु पर, ये कार जो है चल रही है, तो कार जो है क्या है गति अवस्था में आ जाएगी। मतलब कार जो है, मकान तो स्थिर है लेकिन कार क्या है, कभी यहाँ पे आ सकती है, कभी यहाँ पे आ सकती है, कभी इसके नजदीक आ सकती है। तो इस तरीके से कि वह वस्तु जिसमें समय के साथ साथ उसकी दिशा में क्या होता है परिवर्तन होता है, वो कहलाता है गति अवस्था। जिसमें समय के साथ साथ उसके दिशा में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है आपका गति अवस्था। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम जो है विराम अवस्था और गति अवस्था एक दूसरे को क्या मान सकते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष मान सकते हैं। रिलेटिव, सापेक्ष का मतलब कि बोलने का मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष। विराम का गति के सापेक्ष हम क्या मान सकते हैं, विराम का गति के सापेक्ष, विराम को गति के सापेक्ष मान सकते हैं। माना सपोज हम यदि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बताऊंगा आपको कि माना सपोज कोई छोटी वस्तु है, इस छोटी वस्तु को हम यदि हमने दिखाना है कि ये वस्तु किसके सापेक्ष छोटी है या बड़ी है, माना ये कोई वस्तु है, ये वस्तु किसके सापेक्ष बड़ी है, किसके सापेक्ष छोटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी वस्तु को इसके सापेक्ष रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो AB है, ये AB के किसके सापेक्ष, CD के सापेक्ष इनमें जो है बड़ा है या छोटा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे की आवश्यकता होगी। मतलब किसी स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए हमें क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष हमें क्या वो करना पड़ेगा, उनमें क्या करना पड़ेगा, अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गति अवस्था और विराम अवस्था एक दूसरे के क्या है, सापेक्ष अवस्थाएं हैं। छोटा बड़ा है तो छोटा बड़ा, माना सपोज आप फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो माना सपोज एक बस है और ये बस में 2 आदमी बैठे हुए हैं, ये
1 और ये 2। तो यदि हम ये बस चल दिए तो इस पहले आदमी को पूछेंगे दूसरे आदमी के सापेक्ष, एक पहला दूसरे के सापेक्ष क्या है विराम अवस्था में, दूसरा पहले के सापेक्ष क्या है विराम अवस्था में। यदि बस के बाहर कोई तीसरा व्यक्ति है, यदि हम हैं तो सापेक्ष ये अवस्था में आ गया, जबकि इसके सापेक्ष से क्या था विराम अवस्था में था, लेकिन इसके सापेक्ष से क्या हो गया गति अवस्था है। आगे मतलब है कि ये जो है विराम अवस्था और गति अवस्था ये क्या होती है बराबर परिवर्तित होती रहती हैं। ये मेरे लिए विराम हो सकती हैं, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो सकती है ये गति अवस्था हो सकती है। वैसे जनरली यदि हम भौतिकी का कॉन्सेप्ट करें तो कोई प्रत्येक वस्तु की क्या है गति है, क्योंकि आप देखते हैं इस पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु है वो प्रत्येक को हम क्या कहेंगे भौतिकी के कॉन्सेप्ट के आधार पे कि प्रत्येक वस्तु क्या है गतिमान है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष के भाई तो क्या हो रही है घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो प्रत्येक वस्तु क्या है गतिमान है। लेकिन हम व्यवहारिक तरीके से यदि हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या है विराम अवस्था में है या गति अवस्था में। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अब हम इसको में पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। एक निश्चित दूरी किससे कहेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस, डिस्टेंस हुआ कि देखिएगा एक निश्चित समय में माना सपोज कोई वस्तु यहां पे है ए से बी में गई, 3 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद जो है बी से सी में गया, ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर पुनः कहाँ आ गया ए पे आ गया, ये आपका 6 किलोमीटर चला। तो जो इसकी स्थिति होगी ये इसकी कुल दूरी होगी, किसी निश्चित समय में चलेगी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी टी समय में चली गई दूरी। टी समय में जो चली गई दूरी होगी वो हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, 6 5 11 3 14 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस होगी टी समय में 14 किलोमीटर। अर्थात इससे आप क्या समझे कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चलेगी पूरे मार्ग की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी दूरी कहलाती है। कि किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में किसी मार्ग में तय की गई लंबाई, किसी मार्ग के तय की गई जो लंबाई